अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधिका कौशिक आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का नियंत्रण। आम के बाग में प्रतिवर्ष फलन के लिए अपनाए जाने वाले आवश्यक प्रबंधन। टमाटर की अच्छी उपज के लिए फसल में जरूरी कार्य। हमारे प्रदेश में सोयाबीन की खेती बड़े पैमाने पर किसान भाई करते हैं, लेकिन पैदावार उतनी नहीं मिलती है जितनी की आशा की जाती है। इसका एक प्रमुख कारण है कीटों का प्रकोप, जो कुछ ही दिनों में फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाई सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की पहचान कैसे करें और नियंत्रण के लिए कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कीट वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार भौमिक से। मैं अभी सोयाबीन की खेत में खड़ा हूं और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि सोयाबीन की फसल क्यों जबलपुर क्षेत्र में क्या बरसात ना होने के कारण बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, पर सोयाबीन ठीक है। पर इसमें क्या है कि बहुत प्रकार के कीड़ों की समस्या देखी जा रही है। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल को तना मक्खी कीट और गर्डल बीटल कीट द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इनका नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जान लेते हैं। जैसे कि आपकी खरीफ में वैसे भी क्या है कि तना मक्खी का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है और ये क्या है 95 से 98-99% पौधों में ही देखी जा रही है और ये शुरू से लेके अब इसका प्रकोप आखिरी तक देखा गया है। तो इसमें क्या है कि उत्पादन पे काफ़ी अंतर हमने देखा है। जैसे ही आप इसको पौधे के तने को चीर के देखोगे तो उसमें लाल भूरे रंग की पतली सुरंग टाइप की दिखाई देती है और उसमें छोटी इल्ली या उसका जो शंखी है वो भी दिखाई देती है, जो निश्चित तौर पर इसको बताती है कि ये तना मक्खी है। तो अभी भी हमारे किसान भाई जो हैं वो कोई भी दैहिक विष जैसे इमीडाक्लोप्रिड का 200 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या जो थायोमिथैक्सोम है उसका भी 100 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से यदि किसान भाई छिड़काव करते हैं तो निश्चित तौर पर इसका प्रकोप रुक जाएगा। तो इसमें और तने की इल्ली भी जो गर्डल बीटल भी है कहीं कहीं देखने में आ रही है कि इस अवस्था में आ रही है। वैसे भी चक्रभृंग जो है इसका प्रकोप कम हो रहा है और ये पहली अवस्था में आती है, पर अभी भी इसका प्रकोप देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये सभी क्या है कि बहुत ही सामयिक है कि उनको हम नियंत्रित करें और इसके लिए क्या है कि और भी बहुत सी दवाइयां हैं। जो भी दवाइयां हमारे पास हैं जैसे साइक्लोहेथ्रीन है, लैम्डा साइक्लोहेथ्रीन, इसका भी जो 5 EC है इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सोयाबीन की फसल को कुछ इल्लियों द्वारा भी अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इनका समय रहते नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। साथ ही साथ क्या हमने इसमें देखा कि जो तंबाकू की इल्ली और कहीं कहीं पे जो रोएदार कंबल कीड़ा है इसका भी प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने में मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर यदि इनके प्रकोप
से हमको क्या है, जो बची कुची हमारी फसल है उसको भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। ये इल्लियाँ यदि हम नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे, तो ये 4-5-6 दिन बाद ये पूरे खेत में फैल जाएगी और हमारी जो अभी भी फूल आ रहे हैं और जो छोटी छोटी फलियाँ हैं इनको खा के काफ़ी नुकसान पहुँचाएगी। निरीक्षण करते रहें, जहाँ पे भी उनको ऐसे पौधे दिखें जिसमें जो हरी जो क्लोरोफिल है वो ना हो और जालीदार बन गई हो और दूर से ही ऐसे पौधे परिलक्षित होते हैं, तो इन पौधों को उखाड़ कर गाड़ दें या जला दें कि आप फिरोमोन प्रपंच का उपयोग करें। माने 10 से 12 प्रति हेक्टेयर की दर से ये दूर दूर पे पूरक लगाएं और इसमें प्रकाश की व्यवस्था है खेतों में, वहाँ हम प्रकाश प्रपंच लगा सकते हैं। तो प्रकाश प्रपंच में क्या हर प्रकार के कीड़ों के नर मादा दोनों आते हैं जो हमको उस क्षेत्र में हानि पहुँचाते हैं। तो उनके नियंत्रण के लिए जो भी दवा उपलब्ध हो, जैसे एक न्यूवोलिरॉन आता है, ये जो है ये दवा है 10 EC, तो इनका 375 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम कहते हैं कि छिड़काव करें। सफेद मक्खी कीट द्वारा सोयाबीन की फसल में पीला मोजैक रोग को फैलाया जाता है, तो आप इस कीट का नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। तो देखिए क्या है कि कहीं कहीं पे ये देखने में आ रहा है जहाँ फसल देर से बोई गई है तो काफ़ी फसल पीली पीली पड़ रही है। मतलब क्या है कि इसमें पीला मोज़ेक लग गया है और पीला मोज़ेक जो है सफ़ेद मक्खी से फैलता है। तो यदि मान लीजिए कम पीला मोज़ेक का प्रकोप है तो ऐसे पौधों को भी उखाड़ कर हम जला दें या मिट्टी में दबा दें। तो अभी भी हमारे किसान भाई जो हैं वो कोई भी दैहिक विष जैसे इमीडाक्लोप्रिड का 200 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करते हैं तो निश्चित तौर सफ़ेद मक्खी इसका प्रकोप रुक जाएगा। तो मैं किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कि आप निरंतर निरीक्षण करें, क्योंकि यदि किसान भाई अपने खेतों में निरीक्षण करेंगे तो समझ लीजिए कि उनकी उपज वैसे ही अपने आप बढ़ जाएगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियाँ। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आम के सभी बागानों में शायद ही हर साल फलन होता होगा और पुराने बागों में तो ये समस्या सबसे अधिक देखी जाती है। किसान भाइयों, इस समस्या का समाधान है। यदि आप कुछ प्रबंधनों और दवाओं का सही तरह से प्रयोग करते हैं तो ऐसे में बाग से आप हर साल फलों का उत्पादन ले सकते हैं, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम के बगीचों से फल हम जून और जुलाई के महीने में तोड़ लेते हैं। उसके बाद फल तोड़ने के तुरंत बाद बारिश थोड़ी चलती रहती है और जैसे ही बारिश ख़त्म हो तो बाग की साफ़ सफाई किसान भाई को कर लेना चाहिए। जैसा कि आप इस बगीचे में देख रहे हैं, ये किसान भाइयों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये बात है कि चूँकि प्रायः देखा जाता है कि आम के बगीचे में वो लोग घास उगी हुई है, कोई ध्यान नहीं देते हैं, जिससे कई तरह के कीड़े मकोड़े का प्रकोप बगीचे में हो जाता है। तो सबसे जो मुख्य बात है, बारिश जैसे ही समाप्त हो किसान भाई को अपने बाग बगीचे की सफाई अच्छी तरह कर लेनी चाहिए और सफाई करने के उपरांत उसकी जुताई हो जानी चाहिए ताकि उस बगीचे की मिट्टी भुरभुरी हो जाए। आम के बाग से अधिक उत्पादन के लिए फल वृक्षों में पोषक तत्वों की आपूर्ति आवश्यक है, जिसे आप गोबर की खाद और उर्वरकों से पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा इनके प्रयोग के समय पर भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो पोषक तत्व हैं उसमें जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये मुख्य पोषक तत्व हैं जिनको हमें देना अति आवश्यक होता है। और इसके साथ साथ ही कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व जिनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनको भी देना आम के बगीचों में अति आवश्यक है। तो आम की सफाई के उपरांत
किसान भाई को चाहिए कि अक्टूबर के महीने में जो आपने आम के पेड़ के नीचे आपने दौर की सफाई की है, उस दौर में आप गोबर की खाद 50 से 60 किलो के लगभग सड़ी हुई अच्छी तरह से गोबर की खाद जो है उसको फैला दें और उसको मिक्स करवा दें। इसके तदुपरांत किसान भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो 3 चीज़ें हैं, इसमें से फास्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर, कहने का मतलब फास्फोरस और पोटास आपको आम के पेड़ को नवंबर से दिसंबर के महीने में दे देना है। उत्तरी भारत में ये नवंबर से दिसंबर का महीना हम लेते हैं खाद डालने के लिए। तो इसमें जो भी आपकी संतुलित, जैसे यहाँ पर हम अभी उत्तराखंड से बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो संतुलित मात्रा है वो 1000 ग्राम नाइट्रोजन, 750 ग्राम फास्फोरस और 1000 ग्राम पोटास हम रिकमेंड करते हैं। अगर इसको कैलकुलेट करके देखा जाए तो हम किसान भाई के लिए बताएंगे कि लमसम आप 2.5 किलो के करीब यूरिया बनता है अगर यूरिया से डाल रहे हैं। सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हैं तो 1.5 किलो के करीब आपका सिंगल सुपर फास्फेट बनता है, और उसके साथ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास से डाल रहे हैं तो 1.25 किलो के करीब, 1.5 किलो से 1.25 किलो, तो 1.25 किलो के करीब पोटास बनता है। तो इसमें से आप जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर और पोटेशिक फर्टिलाइजर, कहने का मतलब सिंगल सुपर फास्फेट और जो म्यूरेट ऑफ पोटास है, इसको पेड़ के चारों तरफ एक गोल नाली बना करके देते हैं। अब पेड़ के चारों तरफ गोल नाली कहाँ बनाएंगे, तो वो मुख्य तना से, जो पेड़ का मुख्य तना है उससे 2 से 3 मीटर दूरी पे, ये पेड़ के उम्र के ऊपर डिपेंड करता है, तो कम से कम 3 मीटर बाहर, अगर फुली ग्रोन अप ट्री है आपका 10 साल से ऊपर का है तो 3 मीटर बाहर एक गोल नाली बनाइए, और इसमें उस गोल नाली में इस फास्फोरिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर जो है, फास्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर, उनको आप डाल दीजिए। डालते समय ये किसान भाई ध्यान रखें कि आपके बगीचे में नमी होनी चाहिए। अगर नमी कम है तो इससे समस्या होती है, आपका बढ़िया से वो पेड़ कह लीजिए कि उनकी जड़ें इन खाद को चूस नहीं पाती, ले नहीं पाती, तो नमी पूरी अच्छी तरह होनी चाहिए। नमी नहीं है तो पहले खेत की, उस बगीचे की सिंचाई कर दीजिए, सिंचाई के उपरांत फिर आप खाद का काम जो है, खाद डालने का काम शुरू करवाइए। इसके साथ ही साथ किसान भाई को बताना चाहेंगे कि हमने बात कर ली फास्फेटिक फर्टिलाइजर की, पोटेशिक फर्टिलाइजर की, कि नवंबर दिसंबर में गोल नाली बना करके डाल देना है, लेकिन जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, जैसे हमने बताया कि 2.5 किलो के करीब जो आपका फुली ग्रोन अप ट्री, मतलब आम का पेड़ अगर 10 साल से ऊपर का है तो उसका डोज मैं बता रहा हूँ, तो आप 2.5 किलो यूरिया में से आधा यूरिया आप डालेंगे, जैसे ही उसमें फूल आने का समय होता है उस समय डाल दीजिए, और उसमें से फिर आधा यूरिया जो शेष है उसमें फल बनने के बाद आप डाल दीजिए। और मैं ये भी किसान भाई को बताना चाहूँगा कि जैसे आप फल तोड़ते हैं तो फल तोड़ने के तुरंत बाद पेड़ में कम से कम 500 ग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए, ताकि चूँकि फल तोड़ते हैं उसमें पेड़ में भूख ज़्यादा रहती है, ग्रोथ उसमें चूँकि हार्वेस्टिंग किया हुआ है तो हमें पौधों में बढ़वार चाहिए, तो उस समय यूरिया का 500 ग्राम नाइट्रोजन का हम प्रयोग करवाते हैं। तो उसके लिए ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आम के बाग में आपने देखा होगा कि कभी कभी फल अधिक गिरने लगते हैं, गोंद निकलने लगता है, फल कटने लगते हैं। ये सभी समस्याएं भी तत्वों की कमी से आती हैं। अतः इन समस्याओं के समाधान के लिए आपको कौन कौन से सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग करना होगा, हाँ ये जानते हैं। किसान भाइयों को इसी तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक है, कॉपर है, बोरान है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इससे फल की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी होती है, फल फटने की समस्या कम होती है, फल चमकदार होते हैं, फल का साइज अच्छा खासा बढ़िया बन जाता है। अब बात यह है कि इनको कब डाला जाए और कैसे डाला जाए, तो आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जिंक के लिए जिंक सल्फेट आता है बाजार में, बोरान के लिए बोरेक्स का प्रयोग करें, और कॉपर के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग करें, और इन तीनों का 200 से 250 ग्राम मात्रा जब आप फास्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर अपने आम के पेड़ को देते हैं, जैसे हमने बताया गोल नाली में, उसी गोल नाली में इनका प्रयोग उसी नवंबर दिसंबर के माह में आप करें। तो ऐसा करने से आपके जो फल की गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और साथ में बताना चाहूँगा कि आप देखे होंगे कि आम के पेड़ से गोद निकलता है, आम के फल से भी गोद निकलता है, ये कॉपर की कमी से होती है, तो कॉपर सल्फेट का उसके लिए मैंने प्रयोग बताया। बोरान डालने से आपका फलत बहुत अच्छा होता है, साइज बढ़ जाता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के साथ किसान भाई ये जो जिंक और कॉपर और बोरान है, इनकी भी पूर्ति के लिए इन जो मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बताया कि आप भाई जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और बोरेक्स का प्रयोग करें और उचित समय पर प्रयोग करें। इससे फल की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी और साथ ही साथ आपको अच्छा उपज मिलेगा। धन्यवाद। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। सब्जियों की खेती से अधिक लाभ कमाने के लिए प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने टमाटर की खेती की है, उन्हें इस फसल से अधिक पैदावार मिले, इसके लिए फसल में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे। आप जानते हैं कि टमाटर की खेती एक ऐसी फायदेमंद खेती है जिसमें न केवल आर्थिकी के तौर पे आप अच्छा कर पाते हैं, बल्कि खेती के अन्य तौर तरीकों में भी परिवर्तन कर आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। तो रोपाई के कम से कम 20-25 दिन बाद पहले गुड़ाई करनी चाहिए और गुड़ाई के वक्त पे जो आपके पास 4 भाग नाइट्रोजन का बच गया उसका 1 भाग नाइट्रोजन दे के मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। हर 45वें दिन पे उस पर पुनः एक गुड़ाई होनी चाहिए और फिर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। शेष जो नाइट्रोजन है 2 बार में 60वें और 75वें दिन में दे देना है। ध्यान रहे मित्रों, जब इनडिटर्मिनेट की वैरायटी आपने लगाई है तो उसकी स्टेकिंग अवश्य करें। बांस और तार की वजह से रस्सियों द्वारा उसके तने को ऊपर तक बांधते जाएं जिससे उसके फल नीचे ना लगें और फल खराब ना हो। इरिगेशन के बारे में ये कहना है मित्रों कि टमाटर के खेत में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन नमी लगातार बनाए रखना है। ध्यान रहे कि 45 दिन के पहले तक नमी पर्याप्त मात्रा में संचित रखनी चाहिए। 45वें दिन से 60वें दिन के बीच में पानी का अल्टरनेट बढ़ा देना चाहिए, पानी का पीरियड बढ़ा देना चाहिए, थोड़ा सूखा रहे। अगर हम पानी ज़्यादा देते हैं तो फूल गिरने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इस क्रिटिकल पीरियड को ध्यान रखें और नमी बनी रहे। गर्मियों में 3 से 4 दिन पे और जाड़ा में 7 से 8 दिन पे इसकी सिंचाई करते रहें आवश्यकता अनुसार, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वीड कंट्रोल के लिए आपको ये बताना है कि बीट कंट्रोल के लिए आप मैनुअल ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। जब आप बेड बनाते हैं तो कम बीड आते हैं और उसकी गुड़ाई निकाई करके बीड निकालने के लिए ध्यान रहे कि 45 से लेकर 75 दिन के बीच में खेत में खरपतवार मुक्त होना चाहिए, तभी अच्छी फसल की आप उम्मीद कर सकते हैं। और जहाँ तक रोगों की बात है, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और फ्यूजेरियम बिल्ट, ये 3 मुख्य रोग हैं जो टमाटर को फंगस द्वारा होते हैं और ये बहुत नुकसान करते हैं। इसके लिए अगर आप समय समय पर डायथेनम 45 और अन्य दवाओं का प्रयोग करते रहें नियमानुसार। किसान भाइयों, जैसा कि सफेद मक्खी से ही पर्णकुंचन रोग फैलता है जिसमें पत्तियां सिकुड़ जाती है, जिसे देखकर आप आसानी से पहचान सकते हैं। यदि ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है तो ऐसे पौधों को पहले उखाड़कर नष्ट कर दें, उसके बाद ही कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करें। जब पौधा बड़ा हो जाए 45 दिन के बाद उस पर फूल आने लगते हैं, 60वें दिन वो फूल फल में कन्वर्ट हो जाते हैं, 75वें दिन वो फल बड़े होने लगते हैं और 90 दिन की अवस्था में फल निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान रहे, अगर दूर की मार्केटिंग करना है टमाटर की तो 90 दिन के बाद फल जो तोड़ाई करते हैं उनका ध्यान रखें कि अधिक लाल हो जाने पे न तोड़ाई करें, पहले ही तोड़ाई कर लें, क्योंकि वो मार्केटिंग करते हुए भी आपके टमाटर पक जाते हैं। क्लाइमेटिक टाइप का फ्रूट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो रखे रखे घर में भी पक जाता है। जब भी आप टमाटर को तोड़ के मार्केट ले जा रहे हैं 2-3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। टमाटर के फल की ग्रेडिंग की जानी चाहिए, छोटे और बड़े टमाटर अलग कर लेने चाहिए। बड़े टमाटर अच्छे रेट में देने चाहिए, छोटे टमाटर के जो कमर्शियल रेट है उस पर बेचा जाना चाहिए। आप मित्रों इतना सब कर लेंगे तो हमें उम्मीद है कि 1 एकड़ खेत से करीब 2 लाख 1.5 लाख का से 2 लाख के टमाटर बेच पाएंगे और अच्छी आमदनी कमा पाएंगे। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तिलवारा, जिला जबलपुर के कृषक सुरेंद्र केवट ने। यह बकरी की सिरोही नस्ल की पहचान के लक्षण और पालन पर जानकारी चाहते हैं। तो सुरेंद्र केवट जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पशुपालक उन्नत तरीके अपनाकर बकरी पालन से अधिकतम लाभ प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं।
प्रदेश के बहुत से लघु एवं सीमांत किसान बकरी पालन व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं और इसी लाभ को देखते हुए जो किसान बकरी पालन करना चाहते हैं उनके लिए सबसे प्रमुख बात है बकरी के उन्नत नस्लों के चुनाव की। इसी के अंतर्गत आज हम जानकारी लाए हैं बकरी की सिरोही नस्ल के बारे में। पशुपालक सिरोही नस्ल की बकरी का चुनाव कर सकते हैं। इसके शरीर का रंग लाल या लाल रंग पर कभी कभी काले चित्तीदार धब्बे होते हैं। इसकी पीठ में हल्का सा झोल होता है। टांगें लंबी व पिछली टांगों पर मध्यम लंबे बाल होते हैं। यह द्विप्रयोजनीय नस्ल है जो दूध व मांस दोनों के लिए पाली जाती है। सिरोही नस्ल की बकरी 1 लीटर से 1.5 लीटर तक दूध देती है। बीजू बकरे की उम्र 20 से 24 माह होने पर प्रजनन में उपयोग करें। एक बकरा 30 से 40 बकरियों को ज्ञापन करने के लिए पर्याप्त है। बीजू बकरे को 1 से 1.5 साल बाद रेवड़ से बदल देना चाहिए जिससे अंत प्रजनन के नुकसान से बचा जा सके। किसान भाइयों, बकरियों के लिए जो बाड़ा बनाया जाता है ध्यान रखें कि इसका फर्श कच्चा रहे ताकि बकरियों के मूत्र को आसानी से सोख सके, जिससे बकरियों को हमेशा सूखा स्थान मिले। इस तरह बनाए गए बाड़े में बकरियां स्वस्थ रहेंगी जिस कारण से इनमें किसी प्रकार की बीमारियां नहीं लगेंगी और इनसे अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। पालन पोषण की उचित स्थिति में बकरियां 10 से 12 माह में प्रौढ़ हो जाती है, लेकिन इनको 15 से 18 महीने पर गर्भित कराइए। इस समय बकरी का वजन 22 से 25 किलो होना चाहिए। बकरी के गर्मी में आने के बाद 12 से 18 घंटे के भीतर गर्भित करवाना चाहिए। किसान भाइयों, बकरियों की सही बढ़वार के लिए समय समय पर संतुलित आहार देना आवश्यक होता है। इसके अलावा बकरियों को साल में 3 बार कृमिनाशक दवा पिलाएं ताकि पेट के कीड़ों से निजात पाई जा सके। नवजात बच्चों को पैदा होने के आधा घंटे के अंदर खीस पिलाए। इससे उन बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बच्चों को 15 दिन का होने पर हरा चारा और बाट मिश्रण खिलाए और 3 महीने के होने पर दूध पिलाना बंद कर दें। दूध देने वाली बकरियों को 1 किलो दूध पर आधा किलो बाट दे और बाट में 2% खनिज मिश्रण दे व 1% नमक दे और बकरियों को साफ पानी दिन में 2 से 3 बार अवश्य पिलाए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेंदा की फसल को कीट और रोगों से बचाने के उपाय। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को कृषि सलाह। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप
हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।